Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to talk about the difference between fluorescence and phosphorescence. First of all, we will talk about the definitions of both. Fluorescence जो है, it is the absorption of energy by atoms or molecules followed by immediate emission of light or electromagnetic radiations. अगर हम compare करें fluorescence को phosphorescence के साथ, तो phosphorescence is an absorption of energy by atoms or molecules followed by delayed emission or of electromagnetic radiations. फ्लोरेसेंस में इमीडिएट इमिशन ऑफ लाइट है, जबकि फॉस्फोरेसेंस में जो है वो डिलेड इमिशन ऑफ लाइट है। डिलेड का क्या क्यों है कि यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि फॉस्फोरेसेंस के अंदर टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, स्लो प्रोसेस है। इसके अंदर जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ पीछे बच जाते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या उन्होंने कहा कि अगर इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट सडनली स्टॉप ऑन रिमूवल ऑफ सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, कि अगर आपने सोर्स ऑफ एक्साइटेशन जो भी आप यूवी रेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप जो है कोई किसी किस्म की कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ही आपने सोर्स ऑफ एक्साइटेशन ख़त्म किया, स्टॉप किया उसको, तो रिएक्शन जो है इमिशन ऑफ रेडिएशन या लाइट जो है वो सडनली स्टॉप हो जाएगी, फ़ौरन से स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। लेकिन फॉस्फोरेसेंस के अंदर क्या होता है कि अगर आपने हटा भी दिया सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, तो थोड़ी देर के लिए फॉर सम टाइम, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इमिशन ऑफ रेडिएशन कंटिन्यू रहती है। ठीक है। In fluorescence, the excited atom has comparatively short lifetime before its transition to low energy state. ठीक है। तो फ्लोरेसेंस के अंदर एक्साइटेड एटम्स जो होते हैं उनके पास बहुत कम लाइफ टाइम होता है। अगर हम कंपेयर करें फॉस्फोरेसेंस से, तो कम लाइफ टाइम होता है लो एनर्जी स्टेट पे आने के लिए, यानी कि ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट से। अगर हम फॉस्फोरेसेंस को देखें तो इसमें कंपैरेटिवली लॉन्ग टाइम होता है। द टाइम पीरियड और इंटरवल बिटवीन द अब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी इज वेरी शॉर्ट। ये फिर वही बात आ गई कि जब एक्साइटेड स्टेट पे रहने का टाइम कम है, तो यकीनन अब्जॉर्प्शन और इमिशन में भी टाइम कम ही बचेगा ना। जितनी जल्दी उसने अब्जॉर्ब किया, थोड़ी सी देर एक्साइटेड स्टेट पे रहा, बड़ी जल्दी से वो डी एक्साइट हो गया। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। Absorption process occurs over short time interval and involves a transition from ground state to singlet excited state and do not change the direction of spin. अब phosphorescence में क्या होता है? Singlet था ground state पे, excite हुआ singlet ही रहा, de-excite हुआ singlet ही रहा, change नहीं की direction spin की। लेकिन phosphorescence में क्या होता है? ground state पे singlet था, excite हुआ जाके triplet में change हो गया, change हुआ spin आई, spin में change आया, orientation में change आया, तो यहाँ पर forbidden process हुआ। फिर है emitted photon या light has lower energy than the absorbed photon and emission occur at longer wavelength than the incident light। अब उन्होंने कहा कि emission of photon जो light निकली है उसकी एनर्जी कम होगी than the absorbed photon and emission occur at longer wavelength than the incident light। ये बात हम लोग को पहले से ही पता है कि यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जो emit हुई है, जो absorb की है लाइट, वही emit करेगा, और emission जो है लेकिन होगी वेवलेंथ लंबी होगी, उसमें वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है। emitted photon अगर हम बात करें phosphorescence की, तो emitted photon has lower energy than the absorbed photon and emission occur at longer wavelength than the fluorescence। अब चीज़ सेम ही आई सारी, जो हमने 6 में बात की फ्लोरेसेंस में, वही हमने बात की फॉस्फोरेसेंस में, लेकिन चेंज कहाँ आया? हमने एंड में कंपेयर किया कि वहाँ था देन द इंसिडेंट लाइट, और यहाँ हमने कहा वेवलेंथ देन द फ्लोरेसेंस, यहाँ पर चेंज आया। उसके बाद है इन फ्लोरेसेंट मटेरियल्स गिवन इमीडिएट फ्लैश और आफ्टर ग्लो ऑन एक्साइटेशन। के फ्लोरेसेंट मटेरियल्स के अंदर क्या होता है कि एक इमीडिएट फ्लैश आता है आफ्टर ग्लो ऑन एक्साइटेशन, कि जैसे एक्साइटेशन होगी फॉरन सडन ग्लो आएगा। लेकिन फॉस्फोरेसेंट मटेरियल के अंदर ग्लो इन द अपीयर्स टू ग्लो इन द डार्क बिकॉज ऑफ स्लो इमिशन ऑफ लाइट ओवर टाइम। कि अगर आप डार्क देखें तो उनमें हल्का हल्का सा ग्लो आ रहा होगा। लाइक अगर आप लोग अंधेरा हो जाए और कभी ये ट्यूब लाइट्स या ये जो एलईडीज लाइट होती है, इनको अगर कभी देखो ना, बल्ब वगैरह को, तो इनमें हल्का हल्का ग्लो फील हो रहा होता है। इस टाइप का कुछ है ये। एग्जांपल ऑफ फ्लोरेसेंस हमारे पास जेमस्टोन्स हैं। फ्लोरेसेंस जेमस्टोन फ्लोरेसेंस जिप्सम, टॉर्च, जेलीफिश, क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट, विटामिन etc, ये सारे जो है वो फ्लोरेसेंस मटेरियल्स है। इसके अलावा अगर फॉस्फोरेसेंस की बात करें, तो ग्लो ऑफ क्लॉक डायल, क्लॉक का जो डायल होता है वो भी ग्लो कर रहा होता है समटाइम्स। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मेरे जहन में अभी आई है कि कुछ कभी नोट करना, कुछ तस्बीह जो होती है ना, तस्बीह वगैरह जो होती हैं, ये भी अगर आप लाइट चली जाए तो ये ग्लो कर रही होती हैं। इनके अंदर इस तरह की चीज़ लगी होती है, इनका कुछ का तो स्टोन इस तरह का होता है कि वो ग्लो करती हैं। इसी तरह कुछ जो है ना लाइट्स, मतलब वॉचेस वगैरह जो है, उनके अंदर जो डायल होता है वो भी इस तरह से ग्लो करता है कि अगर आप लाइट्स ऑफ कर दो और लाइट चली जाए, तो उसका डायल ग्लो कर रहा होता है जब लाइट नहीं होती। इसी तरह से कुछ बल्ब्स वगैरह भी हैं जो ग्लो करते हैं जब लाइट नहीं होती। इन द डार्क रूम, यहाँ पर ना मतलब नाइट और डार्क रूम को ज़्यादा फोकस किया गया फॉस्फोरेसेंस में। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल इन साइन बोर्ड इल्यूमिनेट ड्यूरिंग नाइट। तो साइन बोर्ड्स के अंदर ये जो हमारे पास लगे होते हैं,
साइन बोर्ड्स जो होते हैं ये भी ग्लो कर रहे होते हैं रात के टाइम। इसके अलावा नोट करना, ये जो मोटरवे के ऊपर जो छोटी-छोटी लाइट्स टाइप सी लगी होती है, छोटी-छोटी कैंडीज़ सी लगी होती हैं पूरे मोटरवे के अंदर, वो दिन के टाइम नहीं ग्लो कर रही होती, लेकिन वो रात के टाइम ग्लो कर रही होती हैं। प्रॉपर जल रही होती है, ऐसा लगता है इनके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है? फिर है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग क्या होती है? द फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम इज द एवरेज टाइम दैट द फ्लोरोफोर स्पेंड इन द एक्साइटेड स्टेट बिफोर emitting a photon। अब फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम उन्होंने कहा, जो फ्लोरेसेंस का लाइफ टाइम है वो एवरेज लाइफ टाइम होता है। जो फ्लोरोफोर जो है, यानी कि जो कंपाउंड था जो फ्लोरेसेंस कर रहा है, उसको क्या है, फ्लोरोफोर जो है वो स्पेंड करता है एक्साइटेड स्टेट में इमिटिंग अ फोटोन। मतलब कि फ्लोरेसीन फ्लोरेसेंस का जो लाइफ टाइम है कौन सा, कि जिसमें वो ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट पे गया और सिंगलेट से अभी वो ग्राउंड स्टेट पे पहुंचा नहीं है, यानी कि सिंगलेट से उसने छलांग लगा दी, छलांग लगाने से जब तक वो ग्राउंड स्टेट पर नहीं पहुंच रहा, मुझे वो वाला लाइफ टाइम है, दैट इज फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम, ठीक है? यानी कि जो फ्लोरोफोर का टाइम स्पेंड हो रहा है बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड द ground state. Both emission and non-radiative relaxation to the electronic ground states are the main processes that determine the lifetime. Emission और non-radiative relaxation. Non-radiative relaxation कौन सी है? जो वाइब्रेशंस वाइब्रेशनल लेवल्स में आ रही है ना, वाइब्रेशनल स्टेट्स में जो चेंजिंग्स आ रही हैं, तो नीचे 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 आ रहा है इलेक्ट्रॉन, वो। और जो इमिशन हुई है, जिस टाइम में उसने छलांग मारी है और इमिट किया फोटोन और फिर नीचे उतरा है ग्राउंड पे, वो वाला जो है वो, दोनों चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करती हैं लाइफ टाइम ऑफ fluorophore. A molecule that interact with the fluorophore and reduce its quantum yield or lifetime is known as a quencher. ऐसा मॉलिक्यूल जो फ्लोरोफोर के साथ इंटरेक्ट करे और उसके क्वांटम यील्ड को कम करे, लाइक फ्लोरोफोर के साथ इंटरेक्ट, हमने पढ़ा था ना कि कोलिजन्स हो जाती हैं, कोलिजन्स हो जाती हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मॉलिक्यूल जो फ्लोरोफोर के साथ इंटरेक्ट करे और उसकी क्वांटम यील्ड को कम कर दे और उसके लाइफ टाइम को कम कर दे, तो हम उसको कहते हैं क्वेंचर, ठीक है? एनर्जी गेट ट्रांसफर टू द क्वेंचर। क्या होता है जब कोलिजन होगी, कोलिजन होने से एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी फ्लोरोफोर से जो है वो क्वेंचर में ट्रांसफर हो जाएगी, यूजुअली थ्रू कोलिजन विद नियर बाय रेजिड्यू और मॉलिक्यूल के। फ्लोरोफोर का इंटरेक्शन हुआ, कोलिजन हुई किसी और मॉलिक्यूल के साथ, और जो फ्लोरोफोर के अंदर एनर्जी थी उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसफर हो गया उस मॉलिक्यूल के साथ जिससे वो टकराया था। दिस रिड्यूसेस फोटोन इमिशन एंड डिक्रीज फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। इसमें क्या होता है, ये रिड्यूस करता है फोटोन इमिशन को और डिक्रीज करता है फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को। क्यों क्यों रिड्यूस करता है? क्योंकि उसने जितनी एनर्जी से फोटोन्स इमिट करने थे, जितने फोटोन्स इमिट करने थे, उनमें से कुछ हिस्सा, कुछ एनर्जी का पोर्शन जो है वो उससे खो गया, उससे लॉस्ट हो गया, या उसने ट्रांसफर कर दिया उस मॉलिक्यूल के साथ जिससे उसकी कोलिजन हुई थी, ठीक है? फिर है टू प्रोसेसेस कैन डिमिनिश द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इमिटिंग। हम्म आ रहा है ना, ये इधर आ रहा है। इंटरनल क्वेंचिंग और एक्सटर्नल क्वेंचिंग यहाँ पर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, जो डाउट्स हैं, ठीक है? तो इसमें उन्होंने कहा टू प्रोसेसेस कैन डिमिनिश अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी बाय इमिटेड बाय फ्रॉम द सैंपल। क्वेंचिंग ना बेसिकली वजह ये है कि जो लॉस हो जाना, एनर्जी का लॉस हो जाना, और उसकी वजह से इफेक्ट होना इमिशन के ऊपर, यानी फोटोन इमिशन के ऊपर इफेक्ट होना, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू क्वेंचिंग। अब देखो इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि two processes can diminish amount of light energy emitted from the sample। अब सैंपल में से जितनी लाइट निकली थी ना, उसकी अमाउंट को कम करना है, ये क्वेंचिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो एक मॉलिक्यूल था, वो सिंगलेट, वो ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे गया और वहां से जो है वो वापस आ गया, ठीक है? उसने किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, आराम से उसने जितना एब्जॉर्ब किया था एनर्जी उतनी वो इमिट कर देगा, ऐसे ही होगा ना, उतने फोटोन इमिट कर देगा। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट के ऊपर उस वो टकरा जाता है किसी से, उसकी कोलिजन हो जाती है किसी मॉलिक्यूल से, किसी एटम से, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी लॉस्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे मॉलिक्यूल में। अब जब वो डी एक्साइट होके नीचे आएगा तो उतने फोटॉन्स इमिट नहीं कर सकेगा जितने उसने बेसिकली करने थे, ठीक है? उतनी एनर्जी तो नहीं ना है उसके पास, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके जो फोटॉन्स उसने इमिट करने थे उसकी अमाउंट में कमी आई है, ठीक है? इसको हम कह रहे हैं क्वेंचिंग, ठीक है? तो इंटरनल क्वेंचिंग क्या होती है? ड्यू टू इंट्रिंसिक स्ट्रक्चरल फीचर स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। इंटरनल क्वेंचिंग का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल के अपने अंदर इतनी कह सकते हैं कि जैसे तारों का एक गुच्छा बन जाता है, मॉलिक्यूल के अपने अंदर इतनी गड़बड़ हुई हुई है कि उसके अंदर ही क्वेंचिंग का रीजन बन गया कि इंट्रिंसिक स्ट्रक्चरल फीचर थे उसमें। और एक्सटर्नल क्वेंचिंग का क्या मतलब है कि इंटरेक्शन ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल विद एन अदर मॉलिक्यूल। इंटरनल क्वेंचिंग क्या है कि अपने मॉलिक्यूल के अपने अंदर की स्ट्रक्चर की वजह से
उसमें कमी आना, क्वेंचिंग होना। और एक्सटर्नल में क्या है कि किसी बाहर के मॉलिक्यूल के साथ वो टकराया है जिसकी वजह से क्वेंचिंग हुई है, जिसकी वजह से उसकी वो कम हुई है, यानी कि फोटोन की इमिशन कम हुई है। ठीक है, बाय अनदर क्रोमोफोर इन द सैंपल। ठीक है, अब है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्वेंचिंग रिजल्ट इन नॉन रेडिएटिव लॉस ऑफ एनर्जी। कि क्वेंचिंग की कोई भी टाइप हो वो नॉन रेडिएटिव लॉस ऑफ एनर्जी है, यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं होती उसमें। ठीक है, यानी एब्जॉर्ब तो नहीं ना की कहीं से उसने एनर्जी, जो उसके अंदर थी वो टकरा गए और वो ट्रांसफर हो गई। तो ये क्या है, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्वेंचिंग रिजल्ट इन नॉन रेडिएटिव लॉस ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास दो टाइप्स हैं, डायनेमिक है और स्टैटिक क्वेंचिंग है। यहाँ से डिफरेंस ही पढ़ लेते हैं, इसका अकरेंस कहाँ है। स्टैटिक क्वेंचिंग जो है वो ग्राउंड स्टेट पर होती है, जबकि जो डायनेमिक है वो एक्साइटेड स्टेट पर होती है। उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, अगर हम स्टैटिक क्वेंचिंग में अगर हम ग्राउंड स्टेट पर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो स्टैटिक क्वेंचिंग जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना तो स्टैटिक क्वेंचिंग नहीं होगी, इतनी स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी उसकी। डायनेमिक क्वेंचिंग में क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो डायनेमिक क्वेंचिंग रेट विल इंक्रीज। कि क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा कि डायनेमिक क्वेंचिंग का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट पर हो रहा है ना ये, तो एक्साइटेड स्टेट पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, डायनेमिक क्वेंचिंग का रेट भी इंक्रीज होगा। अब मेजरमेंट है, अगर हम स्टैटिक क्वेंचिंग की बात करें तो इसको हम मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू इसको मेजर कर सकते हैं, जबकि अगर हम बात करें डायनेमिक क्वेंचिंग की तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर के थ्रू। लाइफ टाइम की बात करें तो देयर इज नो चेंज इन एक्साइटेड स्टेट लाइफ टाइम। स्टैटिक क्वेंचिंग ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर जो मर्जी हो, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम तो नहीं ना चेंज होगा। लेकिन अगर हम डायनेमिक क्वेंचिंग की बात करें, वो हो ही एक्साइटेड स्टेट पर रही है, तो उसका यकीनन लाइफ टाइम जो है एक्साइटेड स्टेट पर चेंज हो जाएगा। फ्लोरोफोर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फ्लोरोफोर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्टॉर्टेड, खराब हो जाएगा उसका, और उसमें क्या है कि वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट पर है, उसका जो स्ट्रक्चर था वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जबकि डायनेमिक क्वेंचिंग में नहीं होगा। अब है क्वेंचिंग डी एक्साइटेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम कोलिजन विद अदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द एक्सेस एनर्जी एंड देयरफॉर क्वेंचिंग द एक्साइटेड स्टेट। अब ये हमारे पास है डेफिनेशन बेसिकली। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि क्वेंचिंग का मतलब है कि डी एक्साइटेशन हो, क्यों हो, कि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो गए, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की किसी भी सॉल्वेंट के साथ, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एक्सेप्ट कर ली उसने एक्सेस एनर्जी और क्वेंच हो गया, एक्साइटेड स्टेट क्वेंच हो गई, छोटी हो गई। अब क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट प्लस क्यू, ग्राउंड प्लस क्यू स्टार। इसका क्या मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट में क्वेंचिंग हुई तो ग्राउंड स्टेट पर क्यू स्टार आ गया, कि यानी कि क्वेंचिंग के कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो ग्राउंड स्टेट पर भी हुए। क्यू जो है इज इन लार्ज मोलर एक्सेस ओवर द एक्साइटेड स्टेट एंड द ऑब्जर्व्ड काइनेटिक इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब जो उन्होंने कहा है कि काइनेटिक्स जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, कि यहाँ पर कोई और मॉलिक्यूल नहीं था। ऑक्सीजन जो है वो एफिशिएंट क्विंचर है विद क्विंचिंग रेट्स लिमिटेड बेसिकली बाय डिफ्यूजन। ऑक्सीजन की इसीलिए पीछे ना हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्शन ऐसी सर्कमस्टांसेस में होता है फॉस्फोरेसेंस का जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, फॉस्फोरेसेंस का ही था आई थिंक। तो वहाँ पर अब देखो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो एफिशिएंट क्वेंचर है विद क्वेंचिंग रेट लिमिटेड बेसिकली बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से उसके क्वेंचिंग रेट जो है वो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन जो है वो एक अच्छा एक एफिशिएंट क्वेंचर है, जिसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल आप रिएक्शन कहीं करवा रहे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हवा में तो ऑक्सीजन है ना। अब क्या होगा कि जैसे मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट पर गए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकरा गए, अब क्या हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो क्या होगा कि फोटोन जितने इमिट होने थे उतने इमिट नहीं हो पाएंगे। अब है एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड। ये इसका आ गया कि जितने फोटोन्स इमिट हुए और जितने अब्जॉर्ब हुए थे, पता लग जाएगा कितनी एफिशिएंसी आई है। ठीक है, कुछ केसेस में ज़ाया हो जाते हैं, जैसे अब यहाँ पर फोटोन ज़ाया हुआ, एनर्जी ज़ाया हुई क्योंकि दरमियान में कोलिजन हो गई थी। ठीक है, तो ये नीचे वाला पढ़ के देख लेना, ये आई थिंक सो सेम ही है। उसके बाद है deactivation process जो है वो suggests that the fluorescence quantum yield for a compound is determined by the relative rate constant for the process by the lowest excited state is deactivated। अब उसमें क्या होगा कि डीएक्टिवेशन का प्रोसेस हमें बताता है कि फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड जो है किसी भी कंपाउंड की, वो हम डिटरमिन कर सकते हैं के से, के एक्स से। के एक्स क्या है, कांस्टेंट है एक। ठीक है, के एक्स कांस्टेंट है, इसके थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड। अब देखो दीज प्रोसेसेस आर फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस के लिए हम के एफ का वर्ड यूज कर रहे हैं। फ्लोरेसेंस है ना, के एफ, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के आई, एक्सटर्नल कन्वेयन के ई सी, इंटरनल कन्वेयन के आई सी, प्री डिसोसिएशन के पी डी एंड डिसोसिएशन के डी। अब बेसिकली क्या हुआ, क्वांटम यील्ड हम कैसे फाइंड करें, के एफ जो फ्लोरेसेंस थी उसको डिवाइड करें, के एफ प्लस के आई ई सी आई सी पी डी और डी
where the k terms are respective rate constant for the various deactivation processes। यानी ये सारे डीएक्टिवेशन प्रोसेसेस है, चाहे वो फ्लोरेसेंस है, चाहे वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, चाहे वो डिसोसिएशन है, प्री डिसोसिएशन है, या कोई भी है, ये सारे डीएक्टिवेशन प्रोसेसेस है जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो डीएक्टिवेट होता है, डी एक्साइट होता है। तो ये सारे प्रोसेस है। अब इस तरह का फॉर्मूला हम लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड को। तो ये हमारा लेक्चर कंक्लूड हुआ, होप से समझ आई होगी। थैंक यू।